हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में मैं शिवी आज एक बार फिर से आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और पॉइंट का नेम है पाल शैली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाल शैली के बारे में। सबसे पहले मैं पाल शैली का थ्योरिकल पार्ट पढ़ाऊँगी आपको इन शॉर्ट, जो कि बार बार टीजीटी लेवल में क्वेश्चंस किए गए हैं। पाल शैली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैसे कि आप समझते हैं कि मध्यकाल के अंतर्गत ही आता है, जैसे कि ये पूर्वी मध्यकाल का एक भाग है जिसके समय में पाल शैली पनपी थी। इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है। और साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स भी ओपन रखिए, क्योंकि मैं थ्योरिकल पार्ट पढ़ाने के बाद आपसे कुछ 20 क्वेश्चंस करूंगी जिनके कमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिकली बात करती हूँ। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ पाल शैली की, तो पाल शैली है क्या? पाल शैली एक ऐसी कला है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब उत्पत्ति हुई है, जो चित्रकला की वर्किंग शुरू हुई थी, तो वो आपका शिला चित्रों से हुई थी। शिला मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। तो पत्थरों पे वर्किंग मतलब दीवारों पे शुरू करना प्रारंभ किया था प्राचीन समय में, ठीक है। उसके बाद हमारी धीरे धीरे सिंधु सभ्यता आ गई, तो सभ्यताओं में कई चीज़ें मिलने लगी, अवशेष मिलने लगे, कुओं के अवशेष, नानागार के अवशेष, काफ़ी खाने पीने के, जौ के, गेहूं के, कपास के, इस तरीके से अवशेष प्राप्त होने लगे। फिर हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ और वैदिक सभ्यता आई। तो वैदिक सभ्यता में क्या हुआ कि जो आर्य थे, जो एशिया से आए थे चरवाहों के रूप में, उन्होंने क्या किया, गायों को परिचित करा अपने पशुओं में। और सबसे ज़्यादा क्या, यहाँ पे इसे लोह युगीन सभ्यता भी कहने लगी, क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रथम लोहा की प्राप्ति की गई वैदिक सभ्यता में, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि गुफाओं का निर्माण होने लगा, गुफाओं का पता लगने लगा, खोज करता है गुफाओं को खोजने लगे। जैसे कि सर्वप्रथम आती है भित्ति चित्रकारी के लिए आपका जोगीमारा गुफा, उसके बाद अजंता, बाग, सिगरिया, सितलवासन, एलोरा, एलिफेंटा, इस तरीके से सारी गुफाओं का वर्णन करने लगे। तत्पश्चात जब विद्वान लोग, जब चित्रकार लोग दीवारों पर चित्रण करते करते कंप्लीट हो गया, जब वो चित्रकारी और उन्नति के प्रगति पर कार्य करने लगे, तो एक हमारी शैली आती है मध्य युग में, पाल शैली। तो क्या होने लगा कि जो चित्रकार, जो विद्वान थे, जो दीवारों पे चित्रकारी करते थे, वो सीधे छोटे छोटे ताड़पत्रों पे आ गए। ताड़पत्र जैसे मतलब ताड़ का एक पत्ता होता है, उसको छाए में सुखाकर उस समय चित्रकारी की जाए। अब आप समझ सकते हैं पत्ता कितना छोटा होता होगा और उस पर चित्रकारी करना चित्रकारों के लिए कितना ही जटिल हो गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो वो आकृति बनाते थे वो बहुत ही विकृत स्टाइल में बनाते थे, मतलब उनके कान, नाक, बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो चित्रकारी, जो चित्रकार चित्रकारी करते थे बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ही कि मैंने एक पेंटिंग ओपन की हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि चित्रकारी किस तरीके से की है। मतलब ना उनके हाथों की कोई माप है, ना उनके पैरों की कोई माप है, मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया था उनका करना चित्रण, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ताड़पत्र का सर्वप्रथम शैली, स्टाइल। मतलब पाल शैली में क्या स्टाइल स्टार्ट हो गई, आपके छोटे छोटे पत्तों पर चित्रण करने लगे। ये वर्किंग शुरू, मतलब क्या करते थे, आपका 2x22 हाफ का एक माप होती थी पत्ते की। उस पत्ते की कॉर्नर साइड में, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, दोनों में क्या करते थे, हल्का सा पार्ट छोड़ देते थे। जैसे कि आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, हल्का सा पार्ट छोड़ देते थे। तो वहाँ पर क्या करते थे, आलेखन आकृति करते थे, ठीक है। आलेखन आकृति करने के बाद क्या करते थे, ज्यामितीय आकारों में या फूल पत्तियों में अलंकरण कर देते थे। और मिडिल पार्ट में, बिल्कुल मिडिल पार्ट में एक स्पेस छोड़ देते थे जहाँ पर वो बौद्ध धर्म से, मतलब जो हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं, उनके मतलब जो जीवन काल की जो भी कार्य था उनको चित्रित करते थे वो, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं एक बड़े से दीवार पे चित्रण करना एक छोटे से पत्ते पर कितना ज़्यादा टफ हो सकता है वो वर्क। तो बस इसी के बारे में आज मैं आप लोग को बात करूंगी और पाल शैली का थोड़ा सा चैप्टर पढ़ाऊंगी, इन शॉर्ट चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी का पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो उसी माध्यम से मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इन शॉर्ट मैंने आपको पाल शैली बता दिया है कि कैसे कैसे प्राचीन समय में शुरू हुआ काम और कैसे कैसे हम लोग गुफाओं के बाद पत्तों पर चित्रण करने लगे, ठीक है। तो आज हम पाल शैली के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इन शॉर्ट इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में कर सकें। और कमेंट में आंसर किया करिए हिंदी में। इंग्लिश में आप लोग कमेंट करते हैं वो बहुत ही टफ हो जाता है एक्सप्लेन करना,
तो आप लोग हिंदी टाइपिंग में किया करिए ताकि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट दिखे। ठीक है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो आप लोग हिंदी में टाइप किया करिए। आपके फ़ोन में ही हो जाता है कीबोर्ड में हिंदी, तो हिंदी में स्टाइल करके आप स्पीकर ऊपर करके कर सकते हैं इसमें वर्किंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपना थ्योरिकल पार्ट पढ़ते हैं इन शॉर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्वतः ही लिख कर अपना वर्क आप लोग को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पाल शैली। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि टाइमिंग क्या होती है पाल शैली 730 से 1197 ईस्वी तक। और इसी को अगर हम डिनोट करते हैं सती में, तो आपको हमेशा ही बता दूं कोई भी संख्या अगर आपकी जैसे यहाँ पे 7 लिखी है तो ये हो जाएगी 8वीं सदी। ठीक है, और यहाँ अगर 11 लिखा है तो ये हो जाएगा 12वीं सदी। तो आपका ये कब से कब तक चला पाल शैली? 8वीं सदी से 12वीं सदी तक। ये टीजीटी एग्जाम और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन कम से कम 3 बार रिपीट हुआ है कि किस सदी से किस सदी तक चला था पाल शैली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पाल शैली किस किस जगह पे पनपी। जैसे कि आप जानते हैं मगध व बंगाल, हालांकि उड़ीसा में भी पनपी, पश्चिम बंगाल में भी पनपी, आपका नेपाल में भी पनपी, मतलब पूर्वी स्थलों पे। ये सारे पार्ट कहाँ जाते हैं? पूर्वी स्टाइल में। ठीक है, तो पूर्वी स्थानों पे ये पनपे थे सारे स्थल। तो पाल शैली के हम जानेंगे कि इनके संस्थापक कौन थे। जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, इनके संस्थापक थे गोपाल, मतलब पाल शैली क्या वंश चला? पाल, गोपाल, पाल से इनका संस्थापक हो गया। इसके बाद हमारा क्या है कि देखिए मैंने एक सीरीज लिखी है, सीरियल लिखा है कि गोपाल के बाद कौन सा राजवंश आया या उनके पुत्र कौन थे, ये डिनोट किया जा रहा है इस चार्ट से। तो फर्स्टली आपका आ जाएगा गोपाल, उसके बाद आपके आ जाएंगे धर्मपाल। जैसे कि मैंने डिटेलिंग भी एक्सप्लेन की है हल्की फुल्की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि जो विक्रमशिला महाविद्यालय है उनकी स्थापना की थी धर्मपाल जी ने। ठीक है, और इन्हीं ने ही ओदांतीपुरी और सोमपुरी, ये दोनों ही बिहार में पड़ते हैं, धर्मपाल ने ही इनकी स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देवपाल। जैसे कि देवपाल, अगर आपसे ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पाल शैली के वह कौन से कलाकार हैं या कौन विद्वान हैं जिनके समय में सबसे ज़्यादा मूर्ति कला की उन्नति हुई थी, तो मूर्ति कला की जो उन्नति हुई थी वो देवपाल के समय में हुई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका महिपाल। तो महिपाल के समय में क्या हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट आया भी हुआ है क्वेश्चन कि सर्वाधिक पाल पोथियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इमेज भी दिखाई कि पाल शैली में क्या होता था, ताड़ पत्रों पर पोथियाँ बनती थी। ताड़ के एक पत्ता होता था, उस पर चित्रण करते थे, पोथियाँ बनती थी, और उसको छाए मतलब धूप में नहीं सुखाते थे उस पत्ते को, क्योंकि धूप में अगर सुखाएंगे उस पत्ते को तो वो अगर हम उसको फोल्ड करेंगे तो टूट जाएगा। इसलिए छाए में उसको सुखाकर फिर उस पर चित्रकारी की जाती थी, फिर उस पर लेखन किया जाता था। ठीक है, क्योंकि चित्र के बारे में एक्सप्लेनेशन भी वो लोग राइट एंड लेफ्ट साइड में करते थे, तो वो छाए में सुखा के उस पत्ते को फिर उस पर चित्रकारी करते थे। तो अगर बात की जाए पौथी चित्रणों की, तो जो पाल पोथियाँ जो सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में बनी थी वो हमारे महिपाल के समय में बनी। अब अगला पॉइंट आता है रामपाल। देखिए रामपाल कोई भी इनके पुत्र या पिता नहीं थे, ये सिर्फ ये थे कि हाँ पाल शैली के अंतिम शासक माने जाते हैं। कई बार ये हिस्ट्री लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रामपाल आपके पाल शैली के अंतिम शासक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ टीजीटी स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि पटवारी, रीट, आपके आईएएस के और आपके यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है कि अंतिम शासक काल के थे ये रामपाल जी। अब अगला देखिए, हम अगर बात करते हैं कि मतलब वंश के बाद कौन सा आया, मतलब पाल वंश के बाद कौन सा वंश पनपा, ये कई बार एग्जाम में आया। तो उसके बाद आपका पाल वंश के बाद सैन वंश पनपा था। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डिटेलिंग लिखी है कि सैन वंश में क्या हुआ कि विजय सिंह जो सर्वप्रथम जो वंशज थे वो विजय सिंह थे। तो उन्होंने क्या किया था, पालों को हराकर जीता था, मतलब सैन वंश की स्थापना की थी। पाल वंश के लोगों को हराकर सैन वंश की स्थापना किसने की थी? आपके विजय सिंह ने। ठीक है, अब अगला इसका आता है वल्लाल सेन, दूसरा पार्ट। और थर्ड पार्ट आता है आपका लक्ष्मण सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है लक्ष्मण सेन का कि जो हमारी प्रसिद्ध गीत गोविंद आपका जो ग्रंथ है जिसे हम पुस्तक से संबोधित करते हैं, तो उनका जो लेखक थे जयदेव जी, वो इनके समय में ही कार्य किए थे। मतलब गीत गोविंद पे जो कार्य किया था जयदेव जी ने वो लक्ष्मण सेन के समय में ही किया, जो कि विजय सेन जो कि आपकी सैन वंश के संस्थापक क्या उनके पार्ट 1 मानते जाते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, हम आ जाते हैं पाल शैली पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्ट ऑफ एशिया। ये आर्ट ऑफ एशिया एक पुस्तक का नाम है, हाईलाइट कर लीजिएगा। जितनी भी पुस्तक है टीजीटी में ज़रूर पूछी जाती हैं, कम से कम लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं पुस्तकों से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा।
जैसे कि मैं बात करती आर्ट ऑफ एशिया में, तो आर्ट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वो क्या लिखी, हेलेन रूबिसो की है ये। हेलेन रूबिसो ने क्या किया था कि अपनी आर्ट ऑफ एशिया में क्या बोला था कि पाल शैली को बिहार शैली बोल दिया था। पाल शैली को क्या नाम दे दिया था, बिहार शैली नाम दे दिया था। अब अगला हम आते हैं, जैसे कि हमारे लामा तारानाथ जी हैं, तिब्बती इतिहासकार है 16वीं सदी के। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उस समय भारत में 2 शैलियाँ प्रसिद्ध मानी थी, एक आपका पूर्वी शैली और एक आपका पश्चिमी। ठीक है, तो जो लामा तारानाथ जी हैं उन्हीं ने उन्हीं ने ही क्या किया था, पाल शैली को 2 नामों से संबोधित किया। एक तो आपके सामने लिखा है पूर्वी शैली और दूसरा नाम है नाग शैली। इन्हीं ने ही, लामा तारानाथ ने ही नाग शैली का रूप भी प्रदान किया था। ठीक है, इन्होंने ही कहा था, संबोधित किया था, संभवतः किया था कि इनका नाम नाग शैली भी हो सकता है, पाल शैली का द्वितीय नाम। ठीक है, और रही बात पूर्वी शैली के चित्रकारों की, कलाकारों की, तो धीमान और वित्तपाल इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब श्रृंखला में बढ़ते हैं। जैसे कि आप आगे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर पाल शैली से संबंधित सारे ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी। तो फर्स्टली पुस्तक आपकी है जो फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग बताऊंगी अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की, कि ये जो मतलब जो पुस्तक है ये किस धर्म से संबंधित है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि पाल शैली में हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया गया, तो जेन्युइन है कि ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब बौद्ध धर्म से। तो ये पुस्तक किससे है, बौद्ध धर्म से। और ये पुस्तक लिखी किस भाषा में है, तो लिख लीजिए पाली भाषा में। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता किस भाषा में लिखी है, पाली भाषा में लिखी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि जितने भी ये डिनोटिंग जितनी भी मैंने पुस्तकें लिखी है सारी पाल शैली के संबोधित हैं। तो आपकी दूसरी है बोधिचाय वित्त, उसके बाद गंधर्वव्यूह जो कि 126 चित्र की श्रृंखला है और ये कुल्लू संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, अगला देखिए महामयूर, मोस्ट फेमस, जो कि भारत कला भवन वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी संबोधित करते हैं, वहाँ पर संग्रहित है ये पुस्तक, प्रेजेंटली अभी है वहाँ पर। अगला है पंचशिखा और नेक्स्ट है साधन माला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने थोड़ा सा चित्रण किया है, माप बताई है, तो 22x2 मतलब 2 सही 1/2। ठीक है, मतलब इसी को हम 22.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंच में ये पुस्तक बनी है, मैंने चित्रण भी किया हुआ है हल्का सा, कि देखिए आलेखन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता था, पाली भाषा में लिखा किस में जाता था और चित्रकारी किस जगह की जाती थी, सारा एक्सप्लेन मैंने आपको स्क्रीन पे किया हुआ है। अगला देखिए, जैसे कि आप मानिए जो पाल शैली था उसमें हम प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक रंग आप सभी जानते हैं लाल पीला नीला होता है। तो जैसे अगर हम लाल पीला मिला दें तो आपका एक नया रूप आ जाता है हरा रंग का, हाँ। तो इस प्रकार से मतलब इन तीनों को मिलाकर जो द्वितीय रंग बनते थे उनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पाल शैली का थोड़ी सी डिटेलिंग एक्सप्लेन की है, तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आप लोग को कुछ 20 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी सॉल्व। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और हम लोग अब पाल शैली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर्स में आए हुए हैं जीटी लेवल और पीजीटी लेवल में। ठीक है, तो सभी बच्चे पुराने पेपर्स ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि अधिकतर होता है कि पुराने पेपरों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, करंट में। तो चलिए हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। जैसे कि आपने चैप्टर को पढ़ा ही दिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है काफ़ी कुछ, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि पाल राजवंश की स्थापना किसने की। तो आंसर है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महीपाल। फटाफट बताइए, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महीपाल। ओके, तो मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ कि इसका राइट आंसर होगा गोपाल। जैसे कि मैंने आपको भी थ्योरी में पढ़ाया कि पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को इसमें सरप्राइज स्टाइल में दे देती हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताना है कि धर्मपाल और देवपाल का संबंध क्या था एक दूसरे का। जैसे कि अभी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया चार्ट में, तो आपको बताना है देवपाल और धर्मपाल का एक दूसरे से संबंध क्या है। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन न्यूली मैंने आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागलपुर में गंगा के किनारे विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी मैंने जस्ट आप लोगों को पढ़ाया है। और बताइए इसका राइट आंसर महीपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। फटाफट रिप्लाई करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए राइट आंसर जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको
आप लोगों को बताया ही था कि गोपाल वंश के बाद आपका धर्मपाल जी आए थे। तो धर्मपाल जी ने ही क्या किया था, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा धर्मपाल। तो टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, गोपाल, धर्मपाल, रामपाल या देवपाल। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रामपाल। ठीक है, रामपाल जो थे वो अंतिम शासक माने जाते हैं पाल वंश के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाल वंश के बाद बंगाल पर किसने सेन राजवंश की स्थापना की। वेरी इजी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पाल वंश जब फिनिश हुआ था, जो अंतिम शासक थे रामपाल, उसके बाद सेन वंश में प्रथम सेन कौन था। तो आप लोगों को आंसर करना है, नारायण पाल, राजेंद्र पाल, विजय सिंह या लक्ष्मण सिंह। देखिए सेन जो होता है उसको सिंह ही कहते हैं, ये एक्सप्लेन यहाँ पे कर देती हूँ मैं। तो आपका जो ये विजय सेन है, इन्होंने ही आपके सेन वंश की स्थापना की। ठीक है, तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह ने, जिन्हें हम विजय सेन भी कहते हैं, बिकॉज सेन राजवंश है तो सेन भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं कि औदंतपुरी व सोमपुरी बिहार किसने बनवाए थे। वेरी इजी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैं आपको एक पॉइंट और बता दूँ, जैसे कि जो दोनों ही विद्यालय हैं ये बिहार में है स्थित। और अब इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी पहले बताया था कि विक्रमशिला विद्यालय की विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, तो औदंतपुरी और सोमपुरी बिहार में स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे हम लोग, वेट करिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, धर्मपाल। तो धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, औदंतपुरी और सोमपुरी जो बिहार में स्थित है उसकी भी स्थापना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि किसके समय में अपने पाल पोथी चित्रित हुए। मतलब अनेक, मतलब बहुत ज़्यादा, सर्वाधिक मात्रा में किस मतलब पाल वंश के संस्थापक के इसमें वर्किंग की गई थी पाल पोथियों की। तो आपको राइट आंसर बताना है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। फटाफट कमेंट करिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेनेशन में ही बहुत अच्छे से समझाया था कि किस पाल वंश के संस्थापन में वर्किंग की गई थी सर्वाधिक, अनेक, सबसे ज़्यादा पाल पोथियों की। तो इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग कमेंट में कर रहे होंगे फटाफट आंसर्स, तो रिप्लाई करते रहिए हर एक क्वेश्चन का, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और इनको मतलब राइटिंग में भी लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे पाल वंश में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, महिपाल। महिपाल जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाल पोथियों को चित्रण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके राज दरबार में कार्य किए थे। वेरी इजी, सबसे पहले मैं आपके नारायण पाल, राजेंद्र चोल, विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कि वह कौन सा राज दरबार का वंश है जिसके समय में जयदेव ने गीत गोविंद चित्रित किया था, मतलब चित्रित किया था, लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई बार एग्जाम पूछी गई है कि गीत गोविंद किसने लिखी, तो जयदेव जी ने लिखी थी। और किसके समय में लिखी, इसका आपको आंसर करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के समय में गीत गोविंद को रचित किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तुर्कों ने नालंदा पर आक्रमण कब किया। तो ये आप लोग के लिए एज अ सरप्राइज आ गया, ये क्वेश्चन मैंने अलग से दिया है आप लोग को। तो तुर्कों ने नालंदा पर आक्रमण कब किया, तो ऑप्शंस हैं 1199 में, 1190 में, 1197 में और 1198। जैसे कि आप लोग को पता है कि 1197 में जो पाल शैली का वर्किंग फिनिश हुआ था और नेक्स्ट अभ्रंश शैली चल गई थी। मतलब हालांकि आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जो पाल शैली और अभ्रंश शैली थी उसके मध्य एक छोटी सी शैली पनपी थी जिसका नाम था थनका शैली, जिसे हम थक्का शैली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि इन दोनों के मध्य कौन सी छोटी सी शैली पनपी, तो तनका शैली आप लोग लिख लीजिएगा। और इसका आंसर बताइए, तुर्कों ने नालंदा पर आक्रमण कब किया। तो इसका राइट आंसर है 1199 में किया था, ठीक 2 साल बाद किया था। ठीक है, 97 में आपकी पाल शैली वर्किंग खत्म हो गई थी, नई शैली शुरू हो गई थी अभ्रंश शैली, और साथ ही साथ आपका नालंदा का आक्रमण भी किया था तुर्कों ने ठीक 2 साल बाद 1199 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पाल किस धर्म के संरक्षण थे। जैसे कि मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित रही है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में पूरा उनके जीवन काल का, उनके चरित्रों का वर्णन किया, उनके चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। तो इसका संरक्षण क्या रहेगा, बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा।
अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था बिहार शैली किसने कहा, तो आपका ऑप्शन सामने है, लामा तारानाथ, हेलेन रूबिसो, डॉक्टर हर्मन। फटाफट रिप्लाई करिए इसका। तो इसका राइट आंसर रहेगा हेलेन रूबिसो। ठीक है, हेलेन रूबिसो ने ही बिहार शैली नाम दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं कि पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने, केसी घोष ने, नंदलाल बसु ने या लामा तारानाथ? फटाफट रिप्लाई करिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पूर्वी शैली किसने नाम दिया आपका? लामा तारानाथ ने। और लामा तारानाथ ने ही पूर्वी शैली के तत्पश्चात तुरंत उसके बाद इसी शैली को नाग शैली से नाम से भी संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर एक नाग शैली भी हो सकता है। अगर एग्जाम में आपको पूर्वी शैली ना दिया हो तो नाग शैली अवश्य दिया होगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि लामा तारानाथ ने ही नाग शैली और पूर्वी शैली नाम दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं कि पाल शैली में किस ग्रंथ की सर्वाधिक प्रतिमाएं प्राप्त हुई? प्रतियां मतलब कृति, ग्रंथ, सबसे ज़्यादा चित्र किसमें बने हैं? ठीक है, तो आपके सबसे ज़्यादा चित्र किसमें बने? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता में। तो राइट आंसर फटाफट कर लीजिए। पाल शैली का जो ग्रंथ है जिसमें सर्वाधिक पोथियां चित्रण प्राप्त हुई हैं, सबसे ज़्यादा पोथियों में चित्रण किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। जैसे कि एक बेसिक पॉइंट मैं अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है पाल शैली का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसका जो चित्रण समय माना जाता है वो धर्मपाल के समय माना जाता है, 8वीं सदी में। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अंतर्गत सर्वाधिक बार चित्रण हुआ है, बहुत ज़्यादा। पाली भाषा में इसका लिखावट की गई है। और इसके जो लिखा था नागार्जुन जी ने लिखा था। नागार्जुन जी एक 3री शताब्दी के बौद्ध शिक्षक रहे हैं। ठीक है, नागार्जुन जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्किंग भी किया था। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा कि अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता जो है प्रथम चित्रित ग्रंथ पाल चित्रण का माना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि गंधर्व ग्रंथ में कितने चित्र बनाए गए हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, गंधर्व आपका किसमें है? 126 चित्र बने हैं इसमें टोटल कितने चित्र बने हैं? 126। अब मैं आप लोग को एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो ग्रंथ है ये कहाँ पर चित्रित है? तो वर्तमान में कुल्लू संग्रहालय में संग्रहित है, जिसका पूरा नाम हम बताएंगे रोरिक संग्रहालय कुल्लू, मतलब रोरिक में पड़ता है कुल्लू, तो रोरिक संग्रहालय कुल्लू। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रोरिक। और कहीं कहीं कुल्लू भी दिया होता है, कुल्लू संग्रहालय से। ओके, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बाय मिस्टेक किसी की कॉल आ गई थी। चलिए, इसी श्रृंखला में मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधर्व ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? फटाफट कमेंट करके बताइए। कैब्रिज संग्रहालय, कुल्लू संग्रहालय, और आपका भारत कला भवन वाराणसी संग्रहालय, और भारत भवन भोपाल। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सिर्फ अंतर होता है कला का। तो जो भारत कला भवन है वो हमारा वाराणसी में स्थित है, मतलब जिसे हम बनारस से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये वाराणसी में स्थित है, और जो भारत भवन है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि जो भारत भवन भोपाल है वो भोपाल में स्थित है, और जो भारत कला भवन है वो आपका वाराणसी में स्थित है। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, गंधर्व ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? चलिए, राइट आंसर जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया था कि कुल्लू संग्रहालय, जो कि कहाँ पर है? रोरिक में है। तो रोरिक के कुल्लू संग्रहालय में संग्रहित है ये पुस्तक। अगला प्रश्न करते हैं, और अगला प्रश्न है जैसे कि ताड़पत्र का माप मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका जल्दी जल्दी माप बताइए। जैसे कि मैंने 22 हाफ एन बताया था आप लोग को, तो सेम एज इट इज़ ये वही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 22 × 22.5, मतलब 5 मतलब हाफ। अगर यहाँ पूरा कंप्लीट होता तो 23 हो जाता, बट हाफ है तो 22.5, मतलब 1 आप इसको बोल सकते हैं 1/2 जैसे कहते हैं, हाफ। ठीक है, 1/3 जिसे कहते हैं। 4 अगर 1 पूरा 100% है 25%, बट इसमें क्या है? 50% है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि संभवतः, यहाँ पे संभवतः इसलिए लगाया गया है कि मतलब सिद्ध नहीं किया गया इस चीज़ को, मतलब माना जाता है संभवतः। ठीक है, तो संभवतः इसमें से कौन सी नाग शैली है जिसको उल्लेख लामा तारानाथ ने किया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। पाल शैली को ही लामा तारानाथ ने कहा था कि नाग शैली है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महामयूरी ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि किस जगह स्थित है, ठीक है। कैब्रिज संग्रहालय, कुल्लू संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय और भारत भवन। बताइए, राइट बताइए। आपको एक कैब्रिज संग्रहालय का एक इसी शैली का एक ग्रंथ बता देती हूँ। तो इसका शैली, ये जो कैब्रिज संग्रहालय है, यहाँ पे जो पुस्तक संग्रहित है उसका नाम है आपका पंचशिखा। पंचशिखा, जिसको हम पंचरक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। पंचशिखा, शिखा और पंचरक्षा कहते हैं जिसे। तो इसको लिख लीजिएगा कि कैब्रिज संग्रहालय में कौन सी पुस्तक संग्रहित है? पंचशिखा या पंचरक्षा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, महामयूरी ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? तो वेरी इजी, ये भी वाराणसी में स्थित है। तो वाराणसी का क्या संग्रहालय है? भारत कला भवन वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली जितनी भी न्यू अपडेट है आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। बेल आइकन प्रेस करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं यार, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है ये उसी का एक पार्ट है और ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाल शैली का समय क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लू दे दूँगी आपकी कि ये 8वीं सदी से 12वीं सदी तक चला था। अब आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए इसका। तो चलिए मैं राइट आंसर करती हूँ इसका। जैसे कि राइट आंसर क्या है? 730 से 1197, मतलब 8वीं सदी से आपका 12वीं सदी तक चला था, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही आप लोग को समझाया। तो चलिए वीडियो आज की ऐड कर रही हूँ मैं, और इस वीडियो को अच्छे से अच्छे सब्सक्राइब करिए। जितने भी मैंने नोट्स दिए आप लोग को, इसको लिख लीजिए, और आगे की जो न्यू वीडियो आएगी उसमें आपको मैं अभ्रंश शैली के बारे में बताऊँगी। जैसे कि मध्य युग में ये दोनों ही शैलियाँ पनपी थी, आपकी पाल और अभ्रंश। तो मैंने पाल को शैली को समझा दिया है अच्छे से। अब मैं अभ्रंश शैली को आप लोग को अगली वीडियो में समझाऊंगी। तो अगली वीडियो की वेट करिए और पाल शैली को तैयार करिए। ओके, थैंक यू टू ऑल।